हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहेवियरल अप्रोच विच इज़ अ मॉडर्न अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हम पहले भी बिहेवियरल अप्रोच को डिस्कस कर चुके हैं, बट वो हमने डिस्कस किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव में, और आज हम इसे डिस्कस करेंगे एज अ मॉडर्न अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। बात करें बिहेवियरल अप्रोच की इमर्जेंस की, तो द बिहेवियरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इमर्ज्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में बिहेवियरल अप्रोच कब आती है? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, which is after 1945. It came as a reaction to the traditional approaches that focused on the study of formal institutions rather than informal elements. ये अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच के रिएक्शन में आई। ट्रेडिशनल अप्रोचेस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच किस चीज की बात करती थी। ये बात करती थी फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करने की, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी। लेकिन लेटर ऑन इट वाज रियलाइज्ड कि सिर्फ इन इंस्टीट्यूशंस की स्टडी काफी नहीं है पॉलिटिक्स की स्टडी के लिए। हमें और एलिमेंट्स की स्टडी करने की भी जरूरत है, चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर हो या प्रेशर ग्रुप्स हो, इंटरेस्ट ग्रुप्स हो। इन चीजों की भी हमें स्टडी करने की जरूरत है, और इसी प्रकार इमर्जेंस हुआ बिहेवियरल अप्रोच का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। इट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एट वेरियस लेवल्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम and their scientific analysis. तो ये अप्रोच किसकी स्टडी पर फोकस करती है? इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी पर एट वेरियस लेवल्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा रहता है पॉलिटिकल सिस्टम में। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, वो वोटिंग कैसे करता है, जब वो वोट देता है तो ऐसे कौन कौन से पैटर्न्स हैं जो वो माइंड में रखता है। क्या उसकी माइंड में कोई कास्ट होती है, कास्ट फैक्टर होता है, या कोई रिलीजन फैक्टर होता है। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे वो प्रभावित होता है वोटिंग करने के लिए। ये होता है इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी, और इसी का साइंटिफिक एनालिसिस करने की बात करती है बिहेवियरल अप्रोच। तो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा होता है जब वो अपने आप को पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लेता है, उसकी साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव या वैल्यू फ्री स्टडी करने को ही बिहेवियरल अप्रोच एम्फसाइज करती है। और ये साइंटिफिक एनालिसिस पे फोकस इसलिए करती है ताकि पॉलिटिक्स में भी थियोरी बिल्डिंग की जा सके और इसके स्कोप को ब्रॉडन किया जा सके। बिहेवियरल अप्रोच के एडवोकेट्स हैं विलियम बी मुनरो, जी.ई.जी. कैटलिन, डेविड बी ट्रूमन, रॉबर्ट डैल, बिसाइड्स डेविड ईस्टन। तो अगर हम जनरल वे में बात करें, इसका ओरिजिनेशन हुआ था 1908 में। उस समय ऐसे 2 वर्क्स का पब्लिकेशन हुआ था जिसने बिहेवियरल अप्रोच की स्टडी में कंट्रीब्यूट किया था, और वो वर्क्स थे ग्राहम वॉलेस का ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स एंड आर्थर बेंटले का द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो वॉलेस ने स्ट्रेस दिया ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी पर। उनका फोकस था कि डेटा कलेक्ट करके ह्यूमन बिहेवियर को समझा जाए, ह्यूमंस का क्या बिहेवियर रहता है पॉलिटिक्स में इसको समझा जाए, whereas Bentley invented group approach for the study of politics. बेंटले ने ग्रुप अप्रोच की स्टडी की बात करी पॉलिटिक्स में, यानी कि प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स की स्टडी की बात करी। तो ये कुछ अर्ली डेवलपमेंट्स थी जिन्होंने बिहेवियरल अप्रोच की स्टडी में कंट्रीब्यूट किया इन द जनरल वे। वहीं चार्ल्स ई मेरियम, नोन एज द फाउंडर ऑफ शिकागो स्कूल एंड फेमस फॉर हिज वर्क न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, एडवोकेटेड फॉर एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो चार्ल्स मेरियम, जिनको कि वन ऑफ द अर्लीस्ट एडवोकेट्स माना जाता है बिहेवियरल अप्रोच का, उनको फाउंडर भी माना जाता है शिकागो स्कूल का। बेसिकली ये बात करता था पॉलिटिकल साइंस को नेचुरल साइंसेस के करीब ले जाने की, इसको ज्यादा साइंटिफिक बनाने की। तो चार्ल्स मेरियम का फेमस वर्क था न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि पब्लिश हुआ था 1925 में। उस वर्क में उन्होंने बात करी थी एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की पॉलिटिक्स की स्टडी के लिए, ताकि पॉलिटिक्स को ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक बनाया जा सके। उनका मानना था कि अगर हम दूसरे सब्जेक्ट्स की कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से पॉलिटिक्स को स्टडी करेंगे, इससे ना ही सिर्फ थियोरी बिल्डिंग पॉसिबल हो पाएगी, बल्कि जो पॉलिटिक्स का स्कोप है वो भी काफी ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा। और इसी प्रकार बिहेवियरल अप्रोच का एक इमर्जेंस हुआ। इन फैक्टर्स ने
बिहेवियरल अप्रोच की डेवलपमेंट में अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान दिया। हालांकि ये एक अर्ली फेज था और जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में बिहेवियरल अप्रोच का जो मेन फेज है वो माना जाता है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये कुछ अर्लियर डेवलपमेंट्स थी। बिहेवियरल अप्रोच की अगर हम मीनिंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू हेन्स वॉल्टन, बिहेवियरलिज्म सीक्स टू एग्जामिन द बिहेवियर, एक्शंस एंड एक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। बिहेवियरलिज्म या बिहेवियर अप्रोच किस चीज की बात करता है? ये बात करता है इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को, उनके एक्शंस को, उनके एक्ट्स को एग्जामिन करने की, उनको समझने की, रादर देन जो इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की। और इसके अलावा जो डिफरेंट ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइक इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, इन सब की स्टडी की बात करता है बिहेवियरलिज्म। It focuses on the study of the behavior of individuals rather than the institutions. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो बिहेवियरल अप्रोच में क्या आता है? इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एटीट्यूड्स, पर्सनैलिटीज, एक्टिविटीज सच एज वोटिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में बिहेवियरल अप्रोच में हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल का क्या एटीट्यूड है अपने पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति, वो क्या सोचता है अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, किस प्रकार से वो वोटिंग करता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे वोट करने के लिए प्रभावित करते हैं, या वोटिंग करते समय वो किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखता है, कैसे एक इंडिविजुअल डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्टिसिपेट करता है, स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट करता है, या डिफरेंट प्रोटेस्ट्स में पार्टिसिपेट करता है ताकि उसकी डिमांड्स को मीट किया जा सके पॉलिटिकल सिस्टम द्वारा, कैसे वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है एक इंटरेस्ट ग्रुप के फॉर्म में या प्रेशर ग्रुप के फॉर्म में, सो दैट कलेक्टिवली उनकी डिमांड जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम के पास रखी जा सके। तो ये चीजें हैं जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में स्टडी की जाती हैं बिहेवियरल अप्रोच में, बजाय कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया या जुडिशरी हो गया, इनकी स्टडी करने की बजाय। तो हमने जैसे अभी डिस्कस भी किया था कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी वो तो सिर्फ इन्हीं इंस्टीट्यूशंस की स्टडी पर फोकस करती थी, बट जो बिहेवियरल अप्रोच है दैट स्टडीज द इंडिविजुअल्स। The behavioral approach supports the application of methodology and empirical studies to make comparative politics more scientific. Behavioral approach जो है वो comparative politics को ज़्यादा से ज़्यादा scientific बनाने की बात करती है और इसीलिए वो साइंस के टूल्स, उनकी methodologies और जो empirical studies होती हैं उसको फॉलो करने की बात करती है। इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है पॉलिटिक्स में वो कैसे स्टडी किया जाता है, उसके लिए वेरियस मेथड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जैसे कि सैम्पलिंग आपको पता ही है, इसमें एक ग्रुप का सैंपल लिया जाता है, उस ग्रुप से डेटा कलेक्ट किया जाता है, या इंटरव्यू लेके हम कोई इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, हम सर्वेस करा सकते हैं, सर्वे में हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या एक पर्सन किसी पॉलिसी से सेटिस्फाइड है या नहीं सेटिस्फाइड है, या ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको वो पसंद करते हैं, और इसमें हम डेटा कलेक्ट करके उसका एनालिसिस भी करते हैं। सो दीज आर द मेथड्स थ्रू विच एक पर्सन का, एक इंडिविजुअल के पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। डेविड ईस्टन ने बिहेवियरल अप्रोच के 8 एलिमेंट्स बताए हैं जिन्हें की प्रिंसिपल्स या फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच भी माना जाता है। लेट मी टेल यू कि डेविड ईस्टन को फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस भी माना जाता है और उन्होंने अपने ये प्रिंसिपल्स दिए थे अपने वर्क अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस में, जो कि पब्लिश हुई थी 1965 में। सबसे पहला जो इसमें एलिमेंट है दैट इज रेगुलैरिटीज, discoverable uniformities or similarities in political behavior which can be expressed in theory-like statements. रेगुलैरिटीज में आता है ह्यूमन बिहेवियर में पाए जाने वाली ऐसी सिमिलैरिटीज या यूनिफॉर्मिटीज जिनको हम थियोरी लाइक स्टेटमेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनके बेसिस पर हम थियोरी फॉर्म कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि काफी सारे लोगों पर रिसर्च करने के बाद जब हमें ये पता चलता है कि कास्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वोटिंग के दौरान इलेक्शंस में, और जनता उन्हीं कैंडिडेट्स को चुनना पसंद करती है जो उनके कास्ट को बिलोंग करते हों,
that will be an example of regularities. तो काफी सारे लोगों में अगर ये सिमिलैरिटी पाई जाती है तो इसको एक थियरी लाइक स्टेटमेंट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलैरिटी. Next element is the verification. Everything should be verified and according to them, if phenomena is not verified, it will not be scientific. तो हर चीज जो है वो वेरीफिएबल होनी चाहिए, हर चीज को वेरीफाई करना आना चाहिए. जो चीज वेरीफाई नहीं की जा सकती, जिस फिनोमिना को आप वेरीफाई नहीं कर सकते, वो साइंटिफिक नहीं है. तो सिर्फ उसी चीज को एक्सेप्ट किया जाए जो कि वेरीफाई की जा सके. सो लेट्स से लोगों का अगर नजरिया है कि विमेन पॉलिटिकल प्रोसेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हैं इन कंपैरिजन टू मेन, लेकिन इस चीज को अगर हम वेरीफाई नहीं कर पाते हैं थ्रू आवर रिसर्च, तो ये एक फैक्ट नहीं बन पाएगा एंड इट विल बी रिजेक्टेड. किसी भी फिनोमिना को एक्सेप्ट तभी किया जाएगा अगर वो वेरीफाई की जा सके, वो साइंटिफिक हो. नेक्स्ट इज द एम्फेसिस ऑन टेक्निक्स. डेविड ईस्टन बात करते हैं प्रॉपर टेक्निक्स को और मेथड्स को यूज करने की, जिनके थ्रू डेटा को कलेक्ट किया जा सके, उसे कंपेयर किया जा सके और जो डाटा निकल कर आता है वो एक वैलिड और रिलायबल डाटा हो. इसमें काफी सारे मेथड्स आते हैं, टेक्निक्स आती हैं जो हमने अभी पिछली स्लाइड में भी डिस्कस करी थी, जैसे कि सैम्पलिंग हो गया, सर्वे हो गया, इंटरव्यू के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो या क्वेश्चनर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना हो. So these are the ways to collect data. इलेक्शंस में भी हम इन टेक्निक्स को यूज करते हैं ये जानने के लिए कि जनता का रुख क्या है, उनका ओपिनियन क्या है, किस पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं, किसको वो वोट करने वाले हैं. So these are the techniques through which data is often collected. इसके बाद आता है quantification. After collecting the data, the researcher should measure and quantify those data. जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है उसे हमें नंबर्स के फॉर्म में दर्शाना, उसे प्रोजेक्ट करना आना चाहिए. तो इसका एग्जाम्पल है कि लाइक ओपिनियन पोल आता है कि पार्टी ए जो है उसको इतना एक्सपेक्टेड है कि वो 30 से 40 सीट्स इन इलेक्शंस में ले जाएगी, और जो पार्टी बी है उससे ये एक्सपेक्टेड है कि वो 15 से 20 सीट्स इलेक्शंस में ले जाएगी. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिफिकेशन. हम डेटा को नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Next principle is the values. There should be separation of facts from values. ये बात हम कई बार कर चुके हैं कि facts को values से अलग रखा जाए, क्योंकि अगर हम research करते समय अपने मूल्यों को, अपने values को ध्यान में रखेंगे तो यही chance है कि हम एक गलती कर सकते हैं, हम bias study कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्टिव स्टडी नहीं कर पाएंगे, हम एक अनबायस स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, वो हमारी रिसर्च को प्रभावित कर सकती हैं. तो अगर हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी का नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी से कंपैरिजन कर रहे हैं और हमारे मन में एक बायस है, दैट समहाउ हमारी एक बायस है टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, तो अगर हम वैल्यूज को अपनी स्टडी में आने देंगे तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि हम एक फेवर दें डेमोक्रेटिक सोसाइटी को रिसर्च करते समय, और इससे हमारी रिसर्च एक फॉल्टी रिसर्च बन जाएगी, क्योंकि जो रिजल्ट्स निकल कर आएंगे हो सकता है कि वो बायस्ड हो इन फेवर ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटीज. सो दैट्स द रीजन वन हैज टू बी वैल्यू फ्री. वैल्यूज को दूर रखना चाहिए. नेक्स्ट एलिमेंट इज द सिस्टमेटाइजेशन. रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक वे में हो, थियोरी जो है वो रिसर्च के साथ साथ चले. रिसर्च का पर्पस ये होना चाहिए कि थियोरी बिल्डिंग की जा सके. अगर सिस्टमैटिक तरीके से रिसर्चर्स कार्य नहीं कर पाएंगे तो वो सक्सीड नहीं कर पाएंगे. ये नहीं होना चाहिए कि जिस थियोरी पर आप काम कर रहे हो आपकी रिसर्च उससे रिलेटेड ही नहीं है. थियोरी आप बनाना चाहते हो पंजाब की पॉलिटिक्स से रिलेटेड, लेकिन आप रिसर्च कर रहे हो राजस्थान जाके. दैट इज नॉट द सिस्टमैटिक वे. इसके बाद आता है प्योर साइंस. देयर शुड बी यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स. इसकी बात तो बिहेवियरल अप्रोच करती है कि साइंटिफिक मेथड्स को यूज करना चाहिए ताकि पॉलिटिक्स को साइंस की तरफ ले जाया जा सके. ये एक इंपॉर्टेंट एम था बिहेवियरल अप्रोच के सपोर्टर्स का. The last element is integration, which is basically the emphasis on interdisciplinary study. तो इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी की जाए. पॉलिटिक्स को आइसोलेशन में ना स्टडी किया जाए, बल्कि पॉलिटिक्स को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ मिलाकर स्टडी किया जाए.
जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पॉलिटिक्स में लाया जाए, पॉलिटिक्स की स्टडी की जाए थ्रू दीज वेरी सोशल साइंसेज। इससे क्या होगा, ना ही सिर्फ पॉलिटिक्स का एक स्कोप बढ़ेगा बल्कि एक इंटीग्रेटेड स्टडी भी पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं ना, वो आसपास के जो एनवायरनमेंट होता है उससे अफेक्ट होते हैं। तो जो सोसाइटी में अलग अलग फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए या सोशल फैक्टर्स हो गए, वो पॉलिटिकल इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम सोशियोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की भी स्टडी करें ताकि हम बेटर वे में पॉलिटिकल इवेंट्स को समझ सकें और हम ये भी समझ सकें कि ये इवेंट्स कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। So these were the 8 elements or principles of behavioral approach as advocated by David Easton. Behavioral approach के elements को समझने के बाद इसके features को समझ पाना बहुत आसान हो जाता है because ये almost similar है. So the first feature of behavioral approach is that it focuses on study of human behavior. तो इसमें human behavior का study किया जाता है, पर्सन्स का बिहेवियर एज वेल एज ग्रुप्स का बिहेवियर स्टडी किया जाता है रादर देन इंस्टीट्यूशंस या स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के। कैसे एक इंडिविजुअल का बिहेवियर पॉलिटिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है बिहेवियरल अप्रोच में। नेक्स्ट इज द फोकस ऑन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंटीग्रेटेड स्टडी को सपोर्ट करता है with the help of concepts from disciplines like sociology, anthropology, economics, among others. Next is the empirical research. Now, empirical research को हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये फोकस करती है what is पर rather than what should be, यानी कि ये फोकस करती है कि क्या है rather than क्या होना चाहिए पर। और हम क्या है कि स्टडी कैसे करेंगे, हम ये स्टडी तभी कर पाएंगे ना जब हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। सो एम्पिरिकल रिसर्च जो है ये फोकस करती है ऑब्जर्वेशन पर। इस तरह की रिसर्च में एक हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स से मैं अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करने के बाद ये फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि क्या रिलीजन का जो एक फैक्टर है वो वोटिंग बिहेवियर को अफेक्ट करता है या नहीं करता है। सो दैट विल बी माई हाइपोथेसिस। अब मैं इसको टेस्ट कैसे करूंगी, इसके लिए मैं रिसर्च करूंगी, मैं लोगों को इंटरव्यू करूंगी और अपने आसपास का जो वोटिंग पैटर्न है उसको भी मैं स्टडी करूंगी। और इस रिसर्च के बेसिस पर डेटा कलेक्ट करने के बाद, उसे ऑर्गेनाइज करने के बाद, एनालाइज करने के बाद मैं ये फाइंड आउट कर पाऊंगी कि क्या रिलीजन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वोटिंग बिहेवियर में या नहीं होता है। सो दैट इज व्हाट एम्पिरिकल रिसर्च इज। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड्स। साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड्स के यूज को भी ये सपोर्ट करती है ताकि पॉलिटिक्स में थियोरी बिल्डिंग हो सके। इसके अलावा इट सपोर्ट सेपरेशन ऑफ वैल्यूज एंड फैक्ट्स। बिहेवियरल अप्रोच का मानना है कि वैल्यूज को फैक्ट से अलग रखा जाए ताकि एक अनबायस्ड स्टडी को कंडक्ट किया जा सके। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं जो कि हम ऑलरेडी एलिमेंट्स में डिस्कस कर चुके हैं, सो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग देम अगेन। एंड दीज फीचर्स आर वेरिफिकेशन, फोकस ऑन एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स, स्ट्रेस ऑन क्वांटिफिकेशन, वैल्यू फ्री स्टडी एंड सिस्टमैटिक स्टडी। तो ये फीचर्स होते हैं बिहेवियरल अप्रोच के जो कि डिफाइन करते हैं बिहेवियरल अप्रोच को। बाकी अप्रोचेस की तरह बिहेवियरल अप्रोच को भी काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। The first criticism was that the human behavior as object of study is bound to be problematic and complex. तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो था बिहेवियरल अप्रोच का वो ये कि ह्यूमन बिहेवियर की जब हम स्टडी करते हैं ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होती है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हर ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से डिफरेंट होता है, नो टू ह्यूमन बीइंग्स आर द सेम। तो ऐसे में अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स को स्टडी करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है और इससे थियोरी बिल्डिंग करना भी मुश्किल हो जाता है।
इसके अलावा ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी प्रॉब्लमैटिक भी हो सकती है। लेट्स सपोज आप किसी से इंटरव्यू करते हैं कि वो इलेक्शंस में किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे, तो हो सकता है कि वो ह्यूमन बीइंग आपको रॉन्ग आंसर दे दें और किसी और ही पार्टी का नाम दे दें। तो जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है, इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक एंड कॉम्प्लेक्स। Second is that the behavioral emphasis on methods and techniques took the subject away from philosophy, history and law. Behavioral approach जो है वो emphasize करती थी methods पे, techniques पे। इसका प्रयास था politics को sciences की तरफ ले जाने का, लेकिन उसी प्रयास में क्या हुआ कि behavioral approach ने politics को दूर कर दिया philosophy से, history से, law से, जो कि politics की traditional foundations हैं। पॉलिटिक्स में मेथड्स पे और टेक्निक्स पर इतना ज़्यादा बल दिया जाने लगा कि उसके पास इतना समय ही नहीं रहा कि जो आसपास हार्श रियलिटीज़ हैं उस पर वो फोकस कर सके, बिकॉज नाउ द सोल कंसर्न वाज द फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। Another criticism is that it was difficult to study all aspects of human behavior in an empirical manner. तो देखिए, इम्पीरिकल मैनर में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना। हम ह्यूमन बिहेवियर के हर एक एस्पेक्ट को ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने एक प्रीवियस एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था। अगर हम किसी से इंटरव्यू करने भी जाते हैं तो देयर इज़ नो गारंटी कि वो हमें सच्चाई बताएंगे। ऑल्सो हम कुछ चुनिंदा लोगों की स्टडी कर कर इसमें पूरी एक जनरलाइजेशन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज जैसा कि हमने अभी मेंशन किया था, हर एक ह्यूमन एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो कुछ लोगों की स्टडी करके सभी ह्यूमंस के लिए एक जनरलाइजेशन कर देना ना ही सिर्फ गलत है, बल्कि रिसर्च के पर्सपेक्टिव से भी एक फॉल्टी मेथड है। इट मेड पॉलिटिक्स डिपेंडेंट अपॉन अदर सोशल साइंसेस, पर्टिकुलरली साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो ऐसा भी माना गया कि बिहेवियरल अप्रोच ने पॉलिटिक्स को डिपेंडेंट कर दिया दूसरी सोशल साइंसेस पे, जैसे कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। इससे पॉलिटिक्स की जो ऑटोनॉमी है वो लिमिटेड हो गई। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज दैट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कीप द वैल्यूज अवे फ्रॉम फैक्ट्स व्हाइल स्टडीइंग द ह्यूमन बिहेवियर। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते समय कि वैल्यूज को फैक्ट से अलग रखा जाए, क्योंकि देखिए, जहां भी ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी इन्वॉल्व है वहां कहीं ना कहीं तो मूल्य आएंगे ही आएंगे। आप मूल्यों को फैक्ट से अलग रख ही नहीं सकते हैं। और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का कंसर्न भी हमेशा राइट और रॉन्ग के क्वेश्चन से रहा है। Another criticism was that politics is not a pure science but a social science. पॉलिटिक्स एक प्योर साइंस नहीं है, एक प्रॉपर साइंस नहीं है, बल्कि एक सोशल साइंस है। तो प्योर साइंस की जो टेक्निक्स हैं उनको सोशल साइंस की स्टडी में अप्लाई करना बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। पॉलिटिक्स में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी आती है एंड साइंटिफिक टेक्निक्स के थ्रू ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो दीज वर द क्रिटिसिजम्स दैट द बिहेवियरल अप्रोच फेस्ड। और इन्हीं ड्रॉबैक्स की वजह से क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट वाज रियलाइज्ड कि बिहेवियरल अप्रोच में कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, और उसी वजह से इमर्जेंस हुई पोस्ट बिहेवियरलिज्म की। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट बिहेवियरलिज्म को। तो ड्रॉबैक्स के अलावा बिहेवियरल अप्रोच की इम्पोर्टेंस भी है। इट पॉपुलराइज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन पॉलिटिक्स। इसने ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को पॉपुलराइज किया, और सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी ही नहीं बल्कि साइंटिफिक स्टडी को इसने पॉपुलराइज किया। इट्स एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक मेथड्स एंड एम्पिरिसिज्म एज अपोज टू ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिलॉसफी मेड पॉलिटिक्स मोर साइंटिफिक। बिहेवियरल अप्रोच एक प्रयास था पॉलिटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक बनाने का। ये एक ऐसा प्रयास था कि पॉलिटिक्स को जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिलॉसफी है उससे दूर ले जाया जाए और पॉलिटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक बनाया जाए, इसे साइंस की तरफ ले जाया जाए, ताकि इसका एक स्कोप ब्रॉड हो सके और इसमें थियोरी बिल्डिंग हो सके। और उसी रीजंस की वजह से इसने एम्फसाइज किया साइंटिफिक मेथड्स पर और एम्पिरिसिज्म पर।
इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस ये भी थी कि इसने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर फोकस किया था, जिसकी वजह से हम दूसरे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को पॉलिटिकल साइंस में पढ़ पाए और इसकी वजह से पॉलिटिकल साइंस का स्कोप भी इन्हांस हुआ। Another significance was that it supported the objective study by keeping the values separate from facts. बिहेवियरल अप्रोच का एक प्रयास था कि पॉलिटिक्स में वैल्यूज को फैक्ट से अलग रख के स्टडी किया जाए, ये देखने के लिए कि क्या एक ह्यूमन बिहेवियर की ऑब्जेक्टिव स्टडी पॉसिबल है, जो कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। सो दिस वाज द बिहेवियरल अप्रोच, जिसका प्रयास था पॉलिटिक्स को साइंस की तरफ ले जाने का, इसमें थियोरी बिल्डिंग करने का, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने का और ये जानने का कि कैसे आसपास के एनवायरनमेंट से पॉलिटिकल सिस्टम प्रभावित होता है और पॉलिटिक्स की इंटीग्रेटेड स्टडी करने का। सो होप यू अंडरस्टूड द बिहेवियरल अप्रोच। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।